नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज आखिरी राज्य तेलंगाना में चुनाव प्रचार खत्म हो गया और इसके परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे, अगले 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले हम जो खबरें आ रही हैं तेलंगाना से और दूसरे राज्यों से, उसके बारे में बात करेंगे। भाई अजीत जो जाने माने पत्रकार हैं और उनके साथ जाने माने विश्लेषक, पॉलिटिकल विश्लेषक हमारे भाई योगेंद्र यादव जी, इन दोनों के बीच जो वार्ता हो रही है उसको हमने देर रात रिकॉर्ड किया है और हम आपके सामने इस एनालिसिस को रखने जा रहे हैं। देखिए ये क्या कहते हैं। बीच बीच में हम अपनी भी बात कहेंगे इस दौर में और इन दोनों की बातचीत भी सुनेंगे। आप सुनिए भाई अजीत अंजुम को। नमस्कार दोस्तों, यूं तो 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 30 तारीख को परसों शाम जब तेलंगाना में वोटिंग हो चुकी होगी तो देर शाम एग्जिट पोल से 5 राज्यों के रुझान का अंदाजा लगेगा, एक अनुमान होगा कि क्या तस्वीर बन रही है। और आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर था जो खत्म हो गया। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका होगा। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी मशीनरी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में जुटी रही। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके कुछ देर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभा, रोड शो, रैली और पूरी ताकत बीआरएस यानी केसीआर, उनकी बेटी, उनके मंत्री और पूरी पार्टी लगी रही कि कैसे केसीआर की तीसरी बार वापसी हो, इसके लिए जनता तक पहुंचा जाए। तो क्या होने वाला है तेलंगाना में, क्या होने वाला है एमपी में, क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में, क्या होने वाला राजस्थान में, इस पर सबकी नजर है। और जैसा कि मैंने कहा, अंतिम तस्वीर तो 3 तारीख की सुबह 11, 12, 1 बजे तक ही पता चलेगी। लेकिन सबकी थोड़ी जिज्ञासा है, इसलिए मैंने खास तौर से योगेंद्र यादव जी से अनुरोध किया कि एक बार आपसे बात की जाए, एक अनुमान, आकलन, विश्लेषण समझा जाए कि क्या दिशा हो रही है चुनाव की। और चुनाव जो कैंपेन जो खत्म हो चुका तेलंगाना में भी, चुकी योगेंद्र यादव जी लगातार तेलंगाना में है, तो वहां से क्या तस्वीर दिख रही है, इसलिए मैंने अनुरोध किया हमारे साथ जुड़े। उनका अतीत सेफोलॉजी का है, लेकिन वो आजकल कहते हैं कि मैं समाज निर्माण में लगा हूं। सेफोलॉजी पास्ट है और भारत जोड़ो अभियान के तहत वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और एक सामाजिक बदलाव की दिशा में, राजनीतिक बदलाव की दिशा में भी एक एक्टिविस्ट की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा तेलंगाना में। तो शुरू करते हैं योगेंद्र यादव जी से बातचीत तेलंगाना से ही, कि सीधे बहुत ज्यादा घुमावदार सवाल की बजाय सीधे कि चूंकि आप तेलंगाना में हैं और चुनाव प्रचार खत्म हो गया, बहुत चर्चा हुई तेलंगाना की, खासतौर से बाकी राज्यों के साथ, कि तेलंगाना में जो केसीआर की तीसरी बार पारी की तैयारी बीआरएस के लोग या केसीआर कर रहे हैं, उस पारी को कांग्रेस रोक सकती है, ऐसी चर्चा दिल्ली से दिख रही थी तस्वीरों में। बीजेपी जो बाकी राज्यों में मजबूत है, कंटेंडर है, सरकार में है, वो उस तरह से स्थिति तेलंगाना में नहीं दिख रही। अब मैं सीधे पूछता हूं, वहीं से शुरू करते हैं कि तेलंगाना में आपको क्या तस्वीर दिख रही है योगेंद्र यादव जी? अजीत भाई, आज से 2 महीना पहले अगर आप मुझसे पूछते ये जो 4 बड़े राज्य जिसमें चुनाव हो रहे हैं, तो मैं कहता कि सबसे ज्यादा संभावना कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में और सबसे कम संभावना तेलंगाना में बताता उस वक्त। और मैं 2-3 महीने पहले तक मेरा मानना था कि अगर कांग्रेस एक रेस्पेक्टेबल सेकंड आ जाती है, यानी कि हारेगी तो सही, लेकिन अगर सम्मानजनक स्थिति आ जाती है तो बहुत संतोष की बात होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि शायद इन 4 राज्यों में सबसे प्रबल संभावना कांग्रेस की तेलंगाना में। तो बहुत ही एक ड्रामेटिक टर्न हुआ है जो आमतौर पे हम देखते नहीं है। कभी कभार 5-7 साल में एक आधी बार ये चीज देखने को मिलती है कि एक नाटकीय परिवर्तन तेलंगाना के मूड में हुआ है। वो तेलंगाना जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, उसको 119 में से 88 सीट मिले थे।
लगभग 90 सीट, और कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस का कोई 28% वोट था और उनका 47%। दोस्तों, हमारे वेदों में कहा गया है एक स्वस्थ शरीर ही सब। टीआरएस की 88 सीटें। जी, के लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि अब तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी को 4 सीट भी मिल गई, 4 सीटें मिली थी। और लग रहा था कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो कहानी तेलंगाना में दोहराई जाएगी, यानी कि मुख्य जीतेगी टीआरएस, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पीछे रह जाएगी और अब बीजेपी आएगी। कुछ ये माहौल बना था। और लोकसभा और पिछले बार जब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में मैं गया तो लोगों ने कहा, भैया यहाँ तो बीजेपी नंबर 2 पे आ रही है, तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बदला। उसके बाद कर्नाटका चुनाव हुए, जिससे कि बिल्कुल एक हवा तेलंगाना में भी घुसी है उसकी। और जब इस वक्त मैं तेलंगाना में हूँ, आज वापस आ चुका हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों तक मैं तेलंगाना में था। वहां मैंने अच्छा, मुझे लगा आप हैदराबाद में, कोई बात नहीं, आज वापस आ गया। लेकिन पूरा जो घूमा तेलंगाना में सब जगह, उससे मेरी बिल्कुल स्पष्ट धारणा बनी है कि ये जो आमतौर पे कयास चलते रहते हैं ना, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, फिर उसमें एमआईएम का क्या रोल होगा, क्या बीजेएस और बीजेपी मिलके अपना सरकार, बीआरएस और बीजेपी मिलके सरकार बनाएंगी, ये सब कयास वहां चल रही है। मेरी समझ ये बनी, सही है गलत है तो 2-4 दिन में पता लग जाएगा, कि वहां कांग्रेस धड़ल्ले से सरकार बना रही है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। क्योंकि चुनाव में एक बार जब आंधी चलनी शुरू हो जाती है तो वो फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और मैंने तो जमीन पे जो हवा चलती देखी, मुझे बहुत हैरानी हुई। अगर वो हवा रुक जाए, बावजूद इसके कि बीआरएस के पास असीम पैसा है इस चुनाव में डालने के लिए, बावजूद इसके कि केसीआर खुद बहुत लोकप्रिय वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, बावजूद इसके कि केसीआर के विरुद्ध व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है जनता में, लेकिन कुल मिला के जनता का एक भाव है, भैया तेलंगाना बना था, आपने बड़े बड़े वायदे किए, कुछ छोटी मोटी चीजें की भी आप। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि टीआरएस ने कुछ नहीं किया, लोग कहते हैं देखिए सड़क बनाई, करंट दिया, करंट का मतलब वहां बिजली होता है, वो जिसे आप और मैं करंट समझते हैं वो नहीं, कि आपने करंट दिया, आपने कुछ योजनाएं की, रैयत बंधु योजना इत्यादि की, लेकिन ये तो वो सब नहीं था जिसका वायदा आपने किया था। और जो आप कर सकते थे अब बस कर लिया, इससे फालतू अब आपके बस में नहीं, अब हम किसी और को मौका देंगे। इस भाव को लेके लोग बदलाव की तलाश में, और कांग्रेस ने इतना जरूर कर लिया है कि अपने आप को उस बदलाव का सुपात्र के रूप में पेश कर दिया है कांग्रेस। अगर कांग्रेस न पेश कर पाती तो हो सकता है झक मार के लोग वापस बीआरएस को ले आते, लेकिन कम से कम मेरी समझ में जो मैंने जमीन पे देखा, लोग इस बार स्पष्ट मन बना चुके हैं, बीआरएस से कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और अगर वो शिफ्ट जो मैंने अपनी आंख से देखा वो सही है, तो इसका मतलब है कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट मेजॉरिटी आ जानी चाहिए। अब एक सवाल है, जैसे आपने कहा साफ साफ शिफ्ट दिख रहा है, और आपने इसके पहले हवा और आंधी का जिक्र किया, तो इसकी वजह क्या है? मैं इसको समझना चाहूंगा कि जहां सही आपने आंकड़ों का जिक्र किया कि जहां 2018 में 88 सीटें मिल गई और 47% लगभग वोट मिल गया बीआरएस को, टीआरएस जो भी कहें, और कांग्रेस उनके मुकाबले सिर्फ 19 सीटें पाई। लोकसभा में बीजेपी, जिक्र किया आपने कि 4 सीटें हासिल की, बीजेपी का उठना, और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी, जिसका जिक्र बहुत हुआ कि लोकल बॉडी में बीजेपी ने झंडा बुलंद कर दिया। तो फिर ये शिफ्ट की वजह क्या है कि बीजेपी का उठान ढलान की तरफ आया, और कांग्रेस जो उस तरह से मजबूत नहीं दिख रही थी, वो अचानक आपके हिसाब से आंधी और हवा जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए, बुनियादी बात है, लोगों का बीआरएस से एक तरह से गुस्सा तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक लोगों का मन उठ गया है कि भाई जितना इन्होंने करना था कर चुके। जैसे मैंने कहा, केसीआर से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो पूरा तंत्र इन्होंने खड़ा किया है उससे लोगों में बेहद नाराजगी है। तंत्र का मतलब इनके इर्द गिर्द जितने भी नेता हैं, भयानक भ्रष्टाचार के आरोप है,
और इनके जो एमएलए लोगों से बेहद नाराजगी है लोगों के मन में। तंत्र का ये भी मतलब है कि सरकार की जितनी भी तमाम योजनाएं आई उसमें एक दो योजनाओं को छोड़ के रहे तो बंधु जैसी सफल योजना रही है जिसमें सबको मिला है, लेकिन बाकी तमाम चाहे दलित बंधु योजना हो, जितनी भी अन्य योजनाएं उसमें इन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को तो कुछ दे दिया, बाकी को कुछ नहीं मिला। इन सब चीजों के चलते और खास तौर पे तेलंगाना की जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उनमें जो बेरोजगारी के सवाल पे आक्रोश मैंने देखा, कहा कि ये क्या आपने स्वर्णिम तेलंगाना देखा देने का ख्वाब किया था, ये स्लोगन था स्वर्णिम तेलंगाना। स्वर्णिम तेलंगाना के नाम पे आपने बेरोजगारी पकड़ाई हमें, तो बेरोजगारी का मुद्दा पड़ा है। इन तमाम मुद्दों की वजह से अब इसको बीजेपी पकड़ती या कांग्रेस, सवाल ये था। शुरू में लगा कि बीजेपी पकड़ पाएगी, बीजेपी ने किया, लेकिन बीजेपी का ज्यादातर असर था वो हैदराबाद शहर में और उत्तरी तेलंगाना के उन इलाकों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां जहां हिंदू मुसलमान का खेल करवाया जा सकता था। लेकिन अब मुख्य बात यह अजीत भाई कि दक्षिण भारत में अभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति उस तरह से आग नहीं पकड़ती जैसे कि उत्तर भारत में हुआ, ढल गया। और जब भारत जोड़ो यात्रा के समय से कांग्रेस ने अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश किया, रेवंत रेड्डी का यहाँ जिक्र करना जरूर होगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने एक स्ट्रीट फाइटर की तरह, मतलब जो लड़ सके, भिड़ सके, केसीआर की भाषा में मुकाबला कर सके, वो कहते हुए उसने पार्टी में एक जान फूंकी, जिसकी वजह से अब कांग्रेस एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में आई। और कांग्रेस हालांकि डाउन चली गई थी, लेकिन तेलंगाना में और तेलंगाना के लोगों की स्मृति में कांग्रेस आज भी जिंदा है। आज भी इंदिरा अम्मा वहां के लिए बिल्कुल एक पूजनीय किस्म की व्यक्तित्व है। तो अब एक दो चीज और फिर कहना चाहता हूं कि जब लोकल बॉडी में इलेक्शन हुआ हैदराबाद में और उस तरह से अमित शाह ने कैंपेन किया और कमान संभाली बीजेपी के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेताओं ने, और उसके बाद वहां बीजेपी को इतनी कामयाबी मिली लोकल बॉडी में हैदराबाद में, जो अपने आप में लगा कि यहां से बीजेपी का उठान हो गया तेलंगाना में। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां और सभाएं, जो अभी कल परसों की भी तस्वीरें आई, मोदी जी एकदम जो भगवान के सामने तस्वीर खिंचवाई, सब कुछ। तो ये जो मोदी का, जिसको मीडिया का बड़ा तबका मोदी मैजिक, मोदी का करिश्मा, मोदी का फेस करता है, इसके बरक्स कांग्रेस अगर इतनी मजबूत होकर यहां आई, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना नहीं है। हैदराबाद में हिंदू मुसलमान का सवाल बहुत बड़ा है। हैदराबाद में बहुत संपन्नता है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बाहर के आए हुए बहुत बड़ी आबादी है। बाकी तेलंगाना का चरित्र उससे बिल्कुल अलग है। तेलंगाना मूलतः SC ST OBC माइनॉरिटीज का प्रदेश है। ये मिला के वहां 90-95% है, जिनके लिए बीजेपी के पास कहने को बहुत कुछ है नहीं। और दूसरा, ये जो बार बार बीजेपी का कहना कि बस मोदी मैजिक सब कुछ कर देगा, और देखिए बीजेपी की सफलता भी आप देखिए कि बार बार ये फॉर्मूला फेल होता है, लेकिन फिर भी बीजेपी बार बार इसके बारे में दावे करती है। ये फॉर्मूला दिल्ली में फेल हुआ, बंगाल में फेल हुआ, बिहार में फेल हुआ, कर्नाटका में फेल हुआ, बार बार ये फेल होता है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के 2 दिन पहले बताया जाता है बस मोदी वहां चले गए हैं, सब कुछ पलट जाएगा, और हम भी बड़ी नादानी से इस फॉर्मूले को प्ले करते रहते हैं। हकीकत ये है, मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व में चेहरा कोई नाकाफी है या अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, मजबूत है, लेकिन मोदी जी अपने दम पर बीजेपी को राज्यों में जिता सकते हैं। ये बात तो बहुत पहले से ये भ्रम टूट चुका है, और मैं समझता हूं बीजेपी के पास चूंकि दिखाने को कुछ और होता नहीं है, आखिरी दिन में क्या कहें तेलंगाना। देखिए, सच्चाई इस वक्त ये है कि ले दे के बीजेपी की इस वक्त तेलंगाना में एक ही भूमिका है कि बीजेपी कुछ स्थानों पर वोट काटेगी, बीआरएस विरोधी वोटों में डिवीजन पैदा करेगी, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2-4 सीटों का एक्स्ट्रा नुकसान हो सकता है। ले दे के बस उतनी भूमिका है इस वक्त बीजेपी की, उससे ज्यादा बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। वहां के बीजेपी को 10-12% वोट आ जाए और 4 या 5 सीट मिल जाए तो बीजेपी वाले नेता भी खुश हो जाएंगे। इससे फालतू बीजेपी की आज उस चुनाव में कोई रोल नहीं। अच्छा, मैं जरा अब डायरेक्ट, अगर कट शॉर्ट में डायरेक्ट जानना चाहूं कि आप
एक तो होता है कि आप देख रहे हैं कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है, आपने कहा हवा और आंधी शब्द का भी इस्तेमाल किया, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और अगर बन रही है, बन सकती है, 118 की असेंबली है, तो आप कहां देखते हैं कांग्रेस को, कहां देखते हैं बीआरएस को? बीजेपी के लिए तो आपने बता दिया। देखिए, वो जो सीटों की भविष्यवाणी करने वाले काम के लिए तो एक अच्छा सर्वेक्षण चाहिए जो मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं कहता हूं स्पष्ट बहुमत, तो जाहिर है 60 से तो ऊपर आएगी, तभी स्पष्ट होगा। और बीजेपी को देखते हुए सब लोग कहते हैं कि भैया देखिए आखिरी मिनट पे कांग्रेस की सरकार को रोकने के लिए बीजेपी के बीआरएस के साथ बीजेपी भी मिल जाएगी, और देखना एमआईएम भी इनके साथ खुली मिली है, बिल्कुल एमआईएम और बीआरएस का एक संबंध रहा है, तो सब लोग मिल जाएंगे। जिस तरह की आंधी मैंने कुछ इलाकों में देखी, उससे तो लग रहा था कि उससे भी बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक स्पष्ट सीटों की भविष्यवाणी करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि उस तरह का एग्जैक्ट थर्मोमीटर मेरे पास है नहीं, जो कोई एक जमाने में लेके चलता था। वो ना हो और ना उस तरह की भविष्यवाणी करूंगा अपने आप में ठीक बात नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर कांग्रेस को कोई 60-65 से कम सीट आई, तो मुझे बेहद हैरानी ये लगेगा कि नहीं यार, कुछ लगता है नब्ज पकड़ना भूल गए। सिर्फ चलिए, तो ये हो गया तेलंगाना, बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन अभी चूंकि बाकी राज्य भी हैं, अब जरा हम आते हैं योगेन जी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इसमें कहां से आप शुरू करना चाहते हैं, वहीं से बात करते हैं संक्षिप्त में, ताकि उसका आपका अनुमान, आकलन, विश्लेषण क्या है एक बार दर्शकों को समझ में आए। तो किस स्टेट को पिक करना चाहेंगे पहले? मध्य प्रदेश से शुरू करें। मध्य प्रदेश में मैंने काफी समय लगाया और मेरी समझ थी। आज चुनाव से 4 महीना पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता भैया ये कोई मैच है ही नहीं, जनता दंगाई है, बदलाव चाहती है, और अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये मैच तो 40वें ओवर तक तो खत्म हो जाना चाहिए, उससे फालतू का मैच है नहीं। आज से 4 महीना पहले स्थिति। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस इसको 45वें, 46वें, 47वें ओवर तक ले गई, जिसकी कोई खास वजह नहीं थी। ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव बहुत पहले से समेटा जा सकता था। लेकिन कुल मिला के यदि आप मुझसे आज भी पूछें तो मुझे लगता है कांग्रेस आगे रही है, बावजूद इसके कि आखिरी 10 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की है। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस आगे रही है, और मध्य प्रदेश में चूंकि कोई तीसरी फोर्स तो है नहीं, तो आगे रहने का स्पष्ट मतलब है कि कांग्रेस बहुमत पाएगी। लेकिन वो बहुमत इतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि हो सकता था। सच कहूं तो एक स्टेज पे तो मुझको लग रहा था कि 230 में से कांग्रेस 140-50 सीट धड़ल्ले से ला सकती है। इतना स्पष्ट लोगों का बन गया था। जमीन पे जब मैं घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि देखिए साहब 18 साल हो गए, अब बस, अब और कुछ नहीं। और उधर कांग्रेस की तरफ से कम से और कुछ होना हो, एक स्पष्ट चेहरा था, कांग्रेस का एक मुद्दा था, तो कोई वो चक्कर भी नहीं कि ये बनेगा या वो बनेगा। कमलनाथ का चेहरे लेके कांग्रेस लड़ रही थी, और जनता कांग्रेस को जिताने को बिल्कुल तैयार बैठी थी। बाद की स्टेज में कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ खींचतान हुई, और मध्य प्रदेश में कम से कम कहना चाहिए कि बीजेपी ने बहुत जम के भूमिका अदा की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि मध्य प्रदेश में आपने तेलंगाना में बीजेपी की रणनीति का बात की, तेलंगाना में तो उससे कुछ बहुत हासिल नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन कोई सामान्य संगठन नहीं। इस संगठन की जड़ 1950 के दशक में है, 60 के दशक में है, बहुत पुराना संगठन है। और बीजेपी ने अपनी ताकत भी झोंकी, अपने बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ पकड़ दिल्ली से भेजा, वहां की जाओ चुनाव लड़ो, और बीजेपी ने अपनी रणनीति में लगाई। चुनाव अपने कैंडिडेट सिलेक्शन करने में बीजेपी ने कहीं समझदारी दिखाई है। इस सब का कितना, और एक अंतिम मौके पे शिवराज चौहान ने जो लाडली बहन योजना वाला कार्ड खेला, जिससे महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा गया, इन सब से बीजेपी को कुछ फायदा हुआ होगा। मेरी समझ आज भी है कि उन सब से चुनाव पलटेगा नहीं। हाँ, बीजेपी की जो हार है उसका फासला कम हो जाएगा, और कांग्रेस की जो बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, बहुत बड़ी नहीं, अब एक सामान्य जीत हो जाएगी, ऐसी मेरी अभी भी समझ है। लेकिन अब तो कुछ ही दिनों की बात है, हमें एग्जैक्ट पता लग जाए। जी, तो जैसे 230 की माफ करिए असेंबली है, 114 पिछली बार भी कांग्रेस को मिली थी। खैर किसी ढंग से सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद सरकार कैसे हटाई गई दुनिया के सामने जग जाएगी।
तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 130-40 आपको दिखता था, जो अब उस तरह से नहीं है, जो भी आपने जिसकी व्याख्या की। इसका मतलब कांग्रेस 118, 20, 22 कुछ भी हो सकती है अगर मोहम्मद के आंकड़ा से ज्यादा देखें तो। नेक टू नेक। अजय भाई, इतना सटीक सीटों का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। लोग बहुत कॉन्फिडेंस से कह तो देते हैं और मैं हैरान होता हूं जो लोग इतना विश्वास दिखाते हैं कि 118, 122 है। दरअसल क्या होता है कि इतने बड़े राज्य में एक आधा प्रतिशत वोट इधर से उधर हो जाए तो 8-10 सीट इधर से उधर हो जाए। मैं जो कह रहा हूं मोटा ये कि पहले तो मुझे लग रहा था कि 140 से ऊपर बड़े धड़ल्ले से ले जाएगी कांग्रेस। अब लगता है राहुल गांधी ने भी कहा है 150 सीटें, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी से ऊपर रहेगी। अब इसका जो भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक झूठा प्रिसीजन नहीं करना चाहिए। सही आप हम जैसे लोग जो सड़क पे घूमते हैं, आप हाथ लगा के ये तो बता सकते हैं कि बुखार है, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि 102.9 है या 103.4 है तो आप कहेंगे भैया थर्मोमीटर लगा के देख लो। ये मैंने सही इतना तो जी सही बात। और एक अहम बात आपने सही कहा है योगेंद्र जी कि आधा % से सीटों में बहुत फर्क आता है। उसकी मिसाल तो 2018 का राजस्थान इलेक्शन है। आधा फीसदी वोट कांग्रेस को ज्यादा थे और कांग्रेस को 26 सीटें ज्यादा मिल गई, 99, और आधा फीसदी कम बीजेपी को, और बीजेपी 73 पर अटक गई। कोई सोच सकता है आधा फीसदी से क्या होगा, बट आधा फीसदी से 26 सीटों का फासला हो गया। ये आपने सही कहा। और हम सब लोग भी द्वंद में होते हैं सर। मैं जैसे 25 दिन राजस्थान घूम कर आया, तमाम लोग पूछ रहे क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा भाई राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब अशोक जी ने 50 से ज्यादा बना दिए गहलोत साहब ने। अब मैं 10 जिले 12 जिले गया भी तो उसके आधार पर बाकी जो 40 जिले बच गए उसका आकलन मैं नहीं कर सकता। और कई बार मैं वही से सर ये भी मानता। क्या आपको भी थोड़ा सा चलने या मेहनत करने पर बहुत ही ज्यादा थकान या सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है? इसके अलावा हूं कि एक विधानसभा में 3 लाख 2.5 लाख वोटर है, 50 लोगों से मिलकर भी नहीं अंदाजा लगा सकते क्या होगा। तो ये एक द्वंद है। आप बहुत ईमानदारी से उसको मान रहे हैं। अब वापस हम आते हैं सर इसके बाद कट शॉट में ही राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, जो सर्वे आ रहे थे शुरुआती दिनों में, जिन सर्वे में एमपी और छत्तीसगढ़ में, सारे सर्वे मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ खास तौर से कांग्रेस की सरकार की वापसी की दिशा लगातार आ रही थी। आपको क्या दिख रहा है अब तक? अजीत भाई, पहली बात तो ईमानदारी से ये कि मैं छत्तीसगढ़ में घूम नहीं पाया। बाकी राज्यों में मैं घूमा, बहुत समय लगाया, लोगों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में मेरी भी आपकी वाली धारणा थी कि नहीं ये तो जीती जिताई राज्य है कांग्रेस के लिए, इसमें कितना घूमने की आवश्यकता है। हमारे साथी वहां काम कर रहे थे। ये बात सही है कि आखिरी दिनों में ये खबर आई कि भाई मामला ज्यादा नजदीकी का हो गया है। खबर ये आई कि जो छत्तीसगढ़ का सेंट्रल इलाका है, जो बीजेपी के लिए पहले भी मजबूत रहा है, वहां बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए जो दक्षिण और उत्तर के जो आदिवासी बहुल इलाके, वहां कांग्रेस के बेहतर करने के बावजूद भी ये चुनाव काफी नजदीकी हो गया है, ऐसी खबरें आई। उस खबरों की पुष्टि कर सकूं या उसका खंडन कर सकूं इस स्थिति में मैं नहीं हूं। मेरी अभी भी धारणा यही है कि चूंकि भूपेश बघेल ने एक दमदार सरकार चलाई, काम करने के साथ साथ प्रचार पर और उसकी एक राजनीतिक रणनीति बनाने पर काफी ध्यान दिया जिसकी जरूरत थी, और आखिर आते आते केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी और सिंहदेव साहब की दोस्ती भी करवा दी। तो जो पार्टी के अंदर फूट दिखाई देती थी उसको भी ठीक किया गया। वो सब देखते हुए मेरी अपनी मान्यता यही है कि हाँ, पिछली बार जितनी बड़ी जीत तो कांग्रेस की नहीं हुई, लेकिन ले देकर कांग्रेस आगे, और आगे का मतलब क्योंकि यहां भी कोई तीसरी बहुत बड़ी फोर्स है नहीं, तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई देती है। जो सर्वेक्षण कह रहे हैं कि भाई आखिरी दिनों में बहुत नजदीकी आ गई, मैं उसका कारण अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। तो मैं अभी उस बात पे कायम हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कयास है दूर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति का जो कि खुद ग्राउंड पे नहीं गया है। बहुत सही। छत्तीसगढ़ की ऐसे बात करें तो 2018 में 90 में से 68 सीटें बीजेपी ले आई थी और 15 माफ करें कांग्रेस और 15 बीजेपी, जो अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस की, कोई शक नहीं। लेकिन अभी जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा कि 2, 3, 4 महीने पहले की स्थिति और अब की स्थिति को लोग आकलन उसी तरह से कर रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें काफी कम हो सकती है, बीजेपी की बढ़ सकती है, लेकिन उस नफा नुकसान में कितना एज, क्या, कितना फायदा, ये अभी तक नहीं है। और 2024 में 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 2024
उसका अभी आकलन लगाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा उनके हिसाब से कि अभी भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कितने नंबर उस पर हम लोग कोई ऐसा बता भी नहीं सकते, व्याख्या उन्होंने की योगेंद्र जी ने। अब आते हैं राजस्थान। मैं बात थोड़ा दो तीन काउंटर सवाल के साथ करना चाहता था, लेकिन लगातार मेरी टीम कर रही है, ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी खत्म करूंगा ताकि जितनी भी बात दर्शक सुन पाए। राजस्थान बहुत अहम है योगेंद्र जी। राजस्थान को लेकर एक धारणा थी 5 साल में जिस ढंग से सरकार चली, शुरुआती सरकार बनते ही सचिन वर्सेस गहलोत, फिर सचिन का सरकार से बाहर जाना, फिर बगावत, फिर गहलोत खेमे की बगावत कहे या जो भी स्टेज बगावत था, स्टेज मैनेज जो भी चीजें हुई, नाटकीय घटनाक्रम, फिर मानेसर में सचिन की खेमेबंदी, बाड़ेबंदी, उन सब के बीच भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप भी लगे गहलोत के मंत्रियों पर। अब चुनाव में राजस्थान की बात करें, और जैसे आपने कहा कि आला कमान ने दोस्ती करा दी वहां सिंहदेव और भूपेश बघेल ने, मैं यही बात यहाँ कही गई कि आखिरी दिनों में महीने 2 महीने में लगा सीज फायर करवाया गया, लेकिन उसके पहले 4 साल 4.5 साल खूब लड़े दोनों, मतलब तमाम तरह की बयानबाजियां हुई, गद्दार से लेकर न जाने क्या क्या कहा गया। अब आज के परिदृश्य में जब राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो आप राजस्थान को कैसे देखते हैं? अजित भाई, राजस्थान का परिणाम तो बताना कठिन है। आपकी तरह मैंने भी वहां घूमा और आपकी तरह मुझे भी लगा कि ये तो अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, पूरे राजस्थान में कोई एक तरफा लहर नहीं। अगर जहां एक तरफा लहर होती है वो आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लोगों से बात करके भी पता लगा सकते हैं, लेकिन जब एक तरफा लहर नहीं होती है तो वहां कोई प्रिसाइज अनुमान लगाना कठिन होता है। लेकिन कुछ बातें विश्वास से कही जा सकती है। नंबर 1, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का भाव नहीं। लोग बीजेपी के अपने वोटर कुल मिला के कहते हैं कि नहीं, काम तो किया है गहलोत जी ने, और खासतौर पे उनकी जो चिरंजीवी योजना है, उनकी जो पेंशन योजना है, उन्होंने जो गिग वर्कर्स के लिए किया है, ऐसी तमाम चीजें एक बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशंस रहे। तो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं। गहलोत जी की व्यक्तिगत छवि पॉजिटिव है जनता के मन में, और पता नहीं क्यों पायलट गहलोत का सवाल इस चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सवाल के रूप में नहीं उभरा है। कम से कम 4 महीने पहले समझौता हुआ, कोई इशू नहीं रहा। जनता के लिए वो एक तरह से सवाल दब गया। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी की आपसी घमासान उससे भी ज्यादा है, तो इसलिए शायद लोग इनकी घमासान को थोड़ा कम मानने लग गए हैं। ये मुद्दे तो नहीं, लेकिन क्या तकलीफ वसुंधरा राजे के कांड में दब के रह गया सचिन और गहलोत का कांड। भाई मुख्यमंत्री पॉपुलर है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, काम किया है, चुनाव जीत जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिक्कत 2-3 है। पहला, सरकार एमएलए के खिलाफ काफी गुस्सा है और तमाम एमएलए को दोबारा टिकट मिले। दूसरा कि राजस्थान में एक कहीं लोगों का ये सेंटिमेंट जरूर रहता है कि अभी 5 साल हो गए, बहुत हो गए, अब दूसरे बदल के देखते हैं, रोटी पलटनी है। लेकिन इस मामले में हर्षा कुमारी सिंह का एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि 30 साल का जो रिकॉर्ड है सरकार बदलने का, वो शायद रिकॉर्ड अब नहीं बदलेगा और सरकार शायद गहलोत की फिर से आ सकती है। बहुत थोड़े फासले से ये उन्होंने एनडीटीवी के एक एनालिसिस में बोला था, तब मेरे को पता चला कि इस बदलाव को 30 वर्ष के आसपास हो गया और बीजेपी को बहुत भारी सपोर्ट मिलता है। वो एक तो आपने देखा ही, वो तो 2013 का हिस्टोरिकल है जब 21 सीटें कांग्रेस 21 सीटों पर चली गई थी। जी, उससे पहले भी हर बार कांग्रेस जब हारती है तो बुरी तरह हारती है, जीतती है तो बस किसी तरह से जीतती है। अब वहाँ एक फर्क है सर, बीजेपी हारती भी है तो भी 73 पा लेती है। एग्जैक्ट वही बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए बीजेपी स्ट्रक्चरल एडवांटेज है राजस्थान। तो गहलोत जी को एक तो स्ट्रक्चरल एडवांटेज की दिक्कत है बीजेपी के, दूसरा यही जो मैंने बताया कि 5 साल बाद पलटने की परंपरा है, और तीसरा उनके एमएलए के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। तो गहलोत जी का चुनाव जीतना इस पे निर्भर था कि वो इस चुनाव को केवल राज्य स्तर का चुनाव बनाए, अशोक गहलोत का चुनाव बनाए, सरकार का चुनाव बनाए और स्थानीय, लेकिन बीजेपी ने इसे मोदी बनाम गहलोत बना दिया। वो उलझा। ये चुनाव आपने भी देखा होगा, स्थानीय चुनाव लड़ा गया,
वो हर अपनी सीट का जातीय समीकरण था, हर सीट के अपने उम्मीदवार का खेल था, और कम से कम 15-20 सीट ऐसी हैं जहां आजाद उम्मीदवारों का खेल होगा। निर्दलीय और बागी, निर्दलीय, बागी और छोटी पार्टियां जो भी कर ले उसको। छोटी पार्टियां अलग से 10-12 सीट में है, सीपीएम है, बीएपी है, आरएलडी, हनुमान बेनीवाल है, आजाद समाज पार्टी है, बीएसपी है। तो इसलिए इन सब के चलते राजस्थान में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश में है, किसी तो दोनों पार्टियां मिला के 95% सीट ले जाएंगी। तो राजस्थान में 15-20 सीटें अन्य के हाथ में आएंगी, और ये एक संभावना बनती है, जो संभावना सामान्यतः मैं नहीं कहता, और आमतौर पे पत्रकार कहते थे तो मैं कहता था यार टाइम वेस्ट मत करो, टाइम पास करने वाले काम है। त्रिशंकु विधानसभा आमतौर पे टाइम पास करने की चर्चा है, लेकिन राजस्थान में ये गंभीर संभावना है। तो अगर आज आप मुझसे पूछें तो त्रिशंकु भी हो सकती है, बीजेपी की मेजॉरिटी भी आ सकती है, या कांग्रेस मेजॉरिटी के इतना नजदीक भी आ सकती है कि कुछ बागियों को मैनेज करके कांग्रेस की सरकार बन जाए। आप देख रहे हैं मेरे साथ अजीत अंजुम और योगेंद्र यादव का एनालिसिस। चारों राज्यों पर उन्होंने अपनी बातें कही, और योगेंद्र यादव का एनालिसिस ये है कि चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर सकती है। जिस तरह की और राजस्थान आपने भी ये सुना होगा